चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरम है कि 1 + 1/n की होल पावर n हो और लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, तो आपके पास जो आंसर आता है वो ई आता है। इससे जो मुतल्लिक हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। थोड़े से क्वेश्चन और हैं वो भी हम इसी के साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन हम पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि क्यों ये सारी की सारी वैल्यू हम कहते हैं कि वो ई है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गौर करें। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए लिमिट का, तो आप पहले कोशिश करें कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। ठीक है जी, हो सकता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई पे आपके पास आंसर आ जाए। अब अगर यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मुझे इस जगह पर और इस जगह पर दो जगह पर इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, यानी कि इधर भी इन्फिनिटी पुट हो जाएगा और यहाँ पर भी मेरे पास क्या पुट हो जाएगा, इन्फिनिटी। और फिर हमें पता है कि 1 ओवर जो इन्फिनिटी होता है वो हमारे पास 0 हो जाता है और 1 + 0 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस फॉर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है डायरेक्ट यहाँ पर जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0 क्यों होता है, ज़रा बात समझिएगा। इन्फिनिटी हमारे पास होता है किसी भी वैल्यू के डिवाइड में क्या आ जाए, 0, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो अब अगर आप गौर करें तो इन्फिनिटी का क्या रेसिप्रोकल है, उलट है, यानी कि जब इसको उल्टा देंगे तो ये वैल्यू भी उलट जाएगी, हो जाएगी 0/1। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है 1 ओवर जो इन्फिनिटी है वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0। तो इस वजह से 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास 0 आया। बहरहाल हमारे पास ये जो ओवरऑल फॉर्म आई वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें कोई अलजेब्रिक टेक्निक लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, जो मेथड आपकी बुक के अंदर मेंशन है हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके मुताबिक हमें आपको फर्स्ट ईयर का जो 8th चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम वाला, वो आपको याद होना चाहिए कि आपने बाइनोमियल जो सीरीज़ है उसको किस तरह इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर वो आपको समझ आ गया तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो फ़िलहाल हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लेंगे और इसको आसान से आसान शक्ल में लेकर आएंगे, ताकि जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई होने के बाद हमें कोई ना कोई जो आंसर है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जो हमारे पास फंक्शन है सिर्फ उसे, 1 + 1/n की पावर n। ठीक है जी, इसका आंसर ई आना चाहिए और लिमिट फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि लिमिट अप्लाई करने पे हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो इसको बाइनोमियल सीरीज़ के साथ हम एक्सपेंड करेंगे। वो हमारे पास इधर लिख देते हैं जी 1 + x की पावर n। इस तरह की आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, 1 + nx n × n - 1 2 फैक्टोरियल x² n × n - 1 n - 2 3 फैक्टोरियल x³ एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो उस ये बाइनोमियल जो सीरीज़ है इसके मुताबिक अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बन जाएगी 1। उसके बाद हमें लिखना है n और x, n का मतलब है पावर और x का मतलब है जो ये वैल्यू। तो आप गौर करें तो जो हमारे पास n है वो इस क्वेश्चन में n ही है और x की जगह इन्वॉल्व है 1/n। ठीक है जी, उसके मुताबिक हम इसको लिखते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 पहली टर्म हम लिख देंगे। दूसरी टर्म है n - 1, यानी कि ये जो पावर है वो ये जो पावर है, तो n - 1 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और फिर x का स्क्वायर। x का मतलब है जो वैल्यू इधर होगी, इधर हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/n का स्क्वायर। एक टर्म और लिख लेते हैं, n - 1 n - 2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास है x का क्यूब और यहाँ पर x की जगह हमारे पास इन्वॉल्व है 1/n, तो इधर हो जाएगा 1/n का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट स्टेप में ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1 + 1। अच्छा जी, n एज इट इज़, n - 1 एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। ये n एज इट इज़, ये n एज इट इज़, ये वैल्यू भी एज इट इज़,
3 फैक्टोरियल एज इट इज़। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 1/n का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक होगी जी, यहाँ तक बात। आगे देखें जी, 1 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 2। यहाँ से एक n इस एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर रह जाएगा n-1। यहाँ पर भी एक n रह गया था, वो उसको मैं जानबूझ के इसके साथ लिख रहा हूँ, और साथ में मेरे पास बच गया था 2 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ से एक n इससे कैंसिल, तो ऊपर रह गया n-1। यहाँ पर कितने n रह गए, 3 थे तो 2 रह गए। वो जो 2 हैं उनको 2 टुकड़ों में काट देंगे, यानी कि n और n, और एक n इसके साथ लगा देना है और एक n इसके साथ में हमारे पास आ गया 3 का फैक्टोरियल प्लस वैल्यूज़, ऐसे हमारे पास चल रहे हैं। ठीक होगी जी, यहाँ तक बात। चले जी, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ तक अगर पहुँचने के बाद हम कहें कि चले जी अब ज़रा लिमिट लगा के चेक करते हैं, तो आप गौर कीजिए n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो जैसे ही आप इधर n और n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, ऊपर भी नीचे, दोनों तरफ आपके पास इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रही हैं। तो इसका मतलब है अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको फ़िलहाल मालूम नहीं किया जा सकता। हमें मज़ीद यहाँ पर और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ना, ये अगर n डिवाइड में से ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे पास चांस है कि जो लिमिट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये n तो तभी ख़त्म होगा जब ऊपर भी n कॉमन हो और नीचे से वो आपस में कैंसिल हो जाएं। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ से n कॉमन लेंगे, इसके पास तो n है, ये n देगा तो इसके पास 1 रह जाएगा। जिस वैल्यू के पास वैल्यू ना हो और वो चीज़ उससे कॉमन ली जाए तो वो वैल्यू उसके डिवाइड में आ जाती है। यानी कि पहले हम लिखेंगे जी यहाँ पर 2, ठीक है जी। उसके बाद n जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा ना, तो इसके पास क्या रह जाएगा, 1, क्योंकि इसने तो कॉमन दे दिया, और इसके पास तो n था ही नहीं, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है जी। अब वापस फिर गौर करें, अगर n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो n 1 से मल्टीप्लाई होके n हो जाएगा, और n को जब इधर मल्टीप्लाई करूं तो n से कैंसिल और हमारे पास -1। ठीक है जी। इसके डिवाइड में मौजूद है n, साथ में मौजूद है 2 का फैक्टोरियल। सेम एज इट इज़, एक n इधर से कॉमन लेंगे और एक n इधर से। जब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1/n, और जब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 - 2/n, डिवाइड में n, साथ में हमारे पास है 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो। ठीक है जी, यहाँ तक। आगे देखें, ये n और ये n आपस में कैंसिल, ये n और ये n और ये n और ये n आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास वैल्यू बन गई जी 2 + 1 - 1/n, साथ में मौजूद है 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर ये वैल्यू कटने के बाद 1 - 1/n, 1 - 2/n, और साथ में आ गया 3 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि लिमिट अप्लाई करें तो क्या हमारे पास आंसर आने के चांसेस हैं या नहीं। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ज़रा गौर करें, n की जगह इन्फिनिटी पुट होगा तो 1/∞ हो जाएगा, और अभी हमने पढ़ा कि 1/∞ तो क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब है ये जगह 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा 1 × 1/2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू 0। सेम प्रोसेस इधर देखें तो ये वैल्यू भी 0 और ये भी 0, क्योंकि बटे में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो इधर आ जाएगा 1 × 1 × 1/3 फैक्टोरियल, एंड सेम ये पैटर्न इसी तरह चलता रहेगा। तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने के काबिल हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद लिख देते हैं बाय अप्लाइंग लिमिट। ठीक है जी, हमारे पास ये वाला फंक्शन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इधर बेशक पीछे लिख लें 1 + 1/n की पावर n, इस सारे को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब हम इक्वल के इधर लिमिट लगा देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस वैल्यू पर, तो सामने भी हमारे पास जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी इस सारी वैल्यू पे।
ठीक है जी। अच्छा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब आपने यहाँ पर गौर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप एक जो है वो जल्दी हल कर रहा हूँ, आपने इधर देखना है। 2 जो है इस पे तो लिमिट अप्लाई होनी नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे +1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1/∞ क्या बन जाएगा 0, 1 - 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेशक आप 1 ही लिख दें, साथ में आ गया 1/2 का फैक्टोरियल। आगे देखें, इधर जब इन्फिनिटी पुट होगा तो 1/∞, 0 तो सिर्फ ये 1 रह गया, इधर भी ये 0 के सिर्फ 1 रह गया, और साथ में आ गया 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो अप। तो ये रह जाएगा 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा जी, अब आप ज़रा गौर करें, सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 2, और बाकी सारी वैल्यू जमा हो रही हैं, तो इसका मतलब है जो भी नंबर निकलेगा यहाँ पर वो 2 से बड़ा ही होगा। कैसे जी? क्योंकि 2 में कोई चीज़ ऐड हो रही है ना, तो ऐड होगी तो ज़ाहिरी बात है वो नंबर 2 से कम तो नहीं होगा, 2 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ से इतना पता चला कि जो वैल्यू अब निकलने वाली है वो 2 से बड़ी है, लेकिन क्या वो 3 से भी बड़ी है या नहीं, ये अभी हम देखेंगे। तो 1 और 2 को जब हम आपस में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक होगी जी बात। जब हम 1/6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.166। ठीक है जी। देखिए ना, यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल था, तो आगे चल के आपके पास यहाँ पर बच जाता 1/4 फैक्टोरियल, आगे चल के 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो 1/4 फैक्टोरियल को जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.04166। ठीक है जी। आपने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं और इनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किस तरफ जा रहा है। 2 में 0.5 ऐड हुआ तो ये बन जाएगा 2.5। ठीक है जी। 0.5 के बाद 0.1 है, यानी कि 2.6 या 7 अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए तो। उसके बाद देखें तो शुरू में क्या आ रहा है 0। इसका मतलब है अगर यहाँ पर शुरू में 0 है तो ये बात समझिए ना, 2.6 बना हुआ है और आगे अगर आप ऐड करें 0.04 तो ये बन जाएगा 2.64, यानी कि इस जगह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वैल्यू क्या आ चुकी है 0। तो शुरू में जो 1-2 वैल्यूज़ ने पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ानी थी वो बढ़ा दी है। अब पॉइंट के बाद पहला जो हिस्सा है ना आपका, इधर पॉइंट के बाद जो आपके पास जो पहला हिस्सा है उस पे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यू प्लस हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 2.64, एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसके बाद जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के बाद वो और ज़्यादा इस तरह आएगी, यानी कि 0.004 मिसाल के तौर पर कह देते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो शुरू के 2 नंबर पे भी कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यूज़ आती जाएंगी उनके शुरू में 0 बढ़ते जाएंगे, और जब 0 बढ़ते जाएंगे तो यानी कि 2 के बाद जो शुरू के 2-3 हिस्से हैं उन पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7281 समथिंग इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये बताने का मकसद ये है यहाँ पर कि आप ये ना समझिए कि जी इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ जो जमा हो रही हैं तो ये 2.7 तक ही क्यों रोका रहेगा, 9 क्यों नहीं बना 2 पॉइंट, या पूरा 3 क्यों नहीं बन गया, या इतनी वैल्यू जमा हो रही है तो ये 2 से 3, 3 से 4 या पूरा ओवरऑल 5 क्यों नहीं बन गया। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पॉइंट के बाद जो यहाँ पर नंबर हैं आगे चलकर वो नंबर 0 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें और 0 के इजाफे होते जाएंगे। तो शुरू में 0 होंगे तो शुरू की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद की वैल्यू जो है उन पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसके जो शुरू के जो 4-5 डिजिट हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है जी। क्योंकि इसके जो डिजिट्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है ना जी। तो इसको मैथमेटिशियन जो था आयलर उसने नाम दे दिया किसका जी, ई का। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सारे को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो ई आता है। और पेपर में अगर आपके पास आ जाए तो आपने याद रखना है ये जो ई है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी। वो इस वजह से क्योंकि ये जो हमारे पास ई है इसके बाद जो पॉइंट है उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रही, और दूसरा नॉन रिकरिंग है, ये वैल्यूज़ बार बार तब्दील होकर आएंगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ई है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गई जी बात। तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। इसी थ्योरम की बेस पर हमारे पास एक और थ्योरम है छोटा सा, उसको देखते हैं हम।
उसको हम इसी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। वो इसी थ्योरम की डिडक्शन है, यानी कि यहाँ से यूँ समझिए कि बनाया गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, पेपर में भी आ जाए कि आप ये थ्योरम प्रूव करें, तो आप इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम इस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले हमने कहना है कि वी नो, हमें पता है कि 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n लिमिट n अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, तो वो हमारे पास e होता है। क्यों जी, अभी हमने ये प्रूफ किया कि ये सारे का सारा हमारे पास e होता है, तो इसी की हेल्प से हम ये वाला प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, इसकी मदद से हम इस सारे को प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हमें पता है कि e के बराबर है, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये भी e के बराबर है? तो हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू हमें पता है कि e के बराबर है, उसकी शक्ल को इस शक्ल में ढाल दिया जाए। ठीक है जी, अगर हम इस शक्ल को इस शक्ल में ढाल देंगे, यानी कि ये कामयाब हो गए कि इसको इस शक्ल में ले गए, तो ये क्योंकि e के बराबर है तो ऑटोमेटिक वो भी किसके बराबर हो जाएगा, e के। तो सबसे पहले गौर करें, अगर इसको इस शक्ल में ढालना है तो 1 ओवर n को किसके बराबर लिखना पड़ेगा, x के, ताकि 1 ओवर n और x बराबर हो तो ये उस शक्ल में चला जाए, और n को लिखना पड़ेगा 1 ओवर x ताकि इसको उस शक्ल में लिया जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कहेंगे कि पुटिंग या पुट 1 ओवर n को हमने क्या कह देना है, x। ठीक है जी, 1 ओवर n को हमने अगर ये शक्ल देनी है तो इसका मतलब है 1 ओवर n को x होना चाहिए, और इसके मुताबिक फिर जो हमारा n होगा वो हमारे पास, या यूं कह दिया जाए कि जो हमारे पास, हाँ ठीक है जी, जो हमारा n है वो बन जाएगा 1 ओवर x। इसको हमने इस शक्ल में डाल दिया और इसको इस शक्ल में डाल दिया। ठीक है जी, और बात समझिएगा, इसका मतलब है अब मैं 1 ओवर n की जगह इधर क्या पुट कर दूंगा, x, और n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 ओवर x। तो सवाल तो मेरा सारे का सारा किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, x में कन्वर्ट होता जा रहा है। पहले तो क्या मौजूद था, n। तो ये आपने याद रखना है हमेशा, आगे सेकंड चैप्टर में भी इसी तरह होगा कि जब आपका क्वेश्चन किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाता है तो लिमिट भी आपको उसी वेरिएबल की पुट करनी पड़ती है। आप देखें ना, क्वेश्चन n में है तो लिमिट भी n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी। जब आपका क्वेश्चन हो जाएगा x में कन्वर्ट तो लिमिट भी कैसी निकलनी चाहिए, x वाली। ठीक है जी, तो ज़रा गौर करें, n आपके पास किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो आप लिखेंगे कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन x का जवाब क्या निकलेगा, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। तो x किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। फिर समझिए, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो इसका मतलब है x का आंसर क्या मिल गया, 0। तो हमने जो लिमिट भी थी n में गिवन थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, x में। तो अब हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इस वैल्यू के अंदर, वैल्यूज़ जो हैं हमने खुद से बनाई हैं वो पुट करने में। तो सबसे पहले हमें पता चला कि जो हमारी लिमिट बनी वो n के बजाय क्या बन गई, x अप्रोचेस टू 0। 1 अपनी जगह पर मौजूद है, 1 ओवर n को हमने बोल दिया था x, और n को हमने कह दिया था 1 ओवर x, और ये सारा किसके बराबर था, e के। तो ज़रा गौर कीजिए, इसकी मदद से हमने ये वाली वैल्यू बना ली कि नहीं बना ली। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसी की डिडक्शन से ये वाला जो एक नया थ्योरम है कि अगर वैल्यू 1 ओवर n के बजाय सिंपल आ जाए और बाहर उसका रेसिप्रोकल मौजूद हो तो फिर भी वो e के बराबर होगा। लेकिन आपने याद रखना है, उस केस में आपके पास जो लिमिट है वो x अप्रोच टू 0 होगी, और इस केस में x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इसमें आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर ब्रैकेट के अंदर होगा, और इधर आपके पास वो वाला नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा। तो यहाँ पर ये इस थ्योरम की जो दो मेन डिडक्शंस हैं वो हैं। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चंस पे, और इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं। चले जी, अब हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। जो 6 पार्ट था उसमें हमारे पास था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x।
अच्छा जी, ये जो अभी हमने डिडक्शन पढ़ी है उसके मुताबिक है। अब अंदर आपके पास वैल्यू p बाई क्यू वाली नहीं है बल्कि बाहर है, लेकिन केस वही है, जो वैल्यू अंदर सिंपल में हो बाहर उसका क्या होना चाहिए, उलट होना चाहिए, तो वो खुद ब खुद ई बन जाएगी, जिस तरह हमने उस दिन पढ़ा था। अब अंदर हमारे पास मौजूद है 3x, तो बाहर होना चाहिए 1/3x। ठीक है जी। एक दफ़ा हमने क्वेश्चन लिख दिया जी। ये 3x है, बाहर होना चाहिए 1/3x। तो बात समझिएगा, हमने खुद से 3 के साथ इसको डिवाइड किया, तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी, और ये जो 2 बच गया था वो भी साथ आ जाएगा। फिर देखें, 3x का उलट होता है 1/3x, तो हमने 1/3x लिख दिया, खुद से क्या ऐड किया, x के साथ 3, क्योंकि ये डिवाइड किया तो साथ में मल्टीप्लाई भी किया, और ऊपर से जो 2 था वो साइड में वैसे का वैसे। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। ठीक है जी। अब क्योंकि जो लिमिट है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, तो ये इधर अंदर आके अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर गौर करें, अंदर सिंपल रकम है, बाहर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी e के, और e की पावर आ गई हमारे पास 6। ठीक है जी। यहाँ पर हम रीज़न देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x इज़ इक्वल टू e। ठीक हो गई जी बात। चलें आगे आते हैं हम। अब हम एक और क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² की पावर 1/x²। एक दफ़ा हम क्वेश्चन लिख देते हैं जी। चलिए अब मेन बात समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 2x², तो बाहर होना चाहिए 1/2x², तो 2 की कमी है हमारे पास, इसके साथ 2 की कमी है, तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी, और अगले स्टेप में जो लिमिट है वो हम पावर के अंदर लिख लेते हैं, और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा जी। अब जो अंदर वैल्यू मौजूद है बाहर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये सारी की सारी वैल्यू बराबर हो जाएगी e के, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2। साथ में आपने रीज़न दे देनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x इज़ इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h 1/h। ये अब आपने टेंशन नहीं लेनी कि जी क्वेश्चन x में था, अब h किधर से आ गया, n किधर, जो मर्जी शक्ल हो, आपने जो मेन बात है उस पर ही फोकस रखना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को जैसे है वो वैसे का वैसे। अब यहाँ पर -2h है, तो बाहर इसका उलट होना चाहिए 1/-2h। ठीक है जी। तो इसका मतलब है 2 की भी कमी है और माइनस की भी कमी है, तो हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पर h के साथ -2 डिवाइड कर दिया, और इधर -2 हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं जी, 1 - 2h और होल पावर आ गई -2, और ये क्योंकि जो वैल्यू अंदर है बाहर उसके रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू बन गई e, और ऊपर पावर आ गई -2। इसको अगले स्टेप में कह सकते हैं 1/e², और यहाँ पर हम कह देंगे कि हमने जो रीज़न दी वो ये दी।